जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर, स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग प्राचीन भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्लास को आगे बढ़ाएंगे, जिसमें मौर्य वंश के बारे में डिस्कशन करेंगे। इससे पहले की वीडियोस अगर आपने नहीं देखी तो आप प्ले लिस्ट में जाकर जरूर देखिएगा। यह क्लास सभी प्रकार के स्टेट पीसीएस एग्जाम और वनडे एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनेंगे दोस्तों। इससे पहले की वीडियोस में हम लोगों ने देखा था कि मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया जाता है, जिसके बाद उनका उत्तराधिकारी बिंदुसार होता है और उसके बाद अशोक। तो अशोक के बारे में हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा था और वहाँ पे ये जानकारी मिली थी कि अशोक के कुल 14 शिलालेख प्राप्त होते हैं। तो आज की क्लास में हम लोग देखेंगे कि जो प्रमुख शिलालेख हैं उनमें किन बिंदुओं पर चर्चा किया गया। तो यहाँ पर दिया गया शिलालेख की संख्या और यहाँ पर इसका विषय दिया गया। जो पहला शिलालेख है इसमें पशु बलि की निंदा की गई है। अशोक के दूसरे शिलालेख में मनुष्य व पशु दोनों की चिकित्सा व्यवस्था का उल्लेख है। मतलब मौर्य काल के समय मनुष्य के साथ साथ पशुओं के भी उपचार की बेहतर व्यवस्था थी। तीसरे शिलालेख में वर्णन किया गया, इसमें राजकीय अधिकारियों को यह आदेश दिया गया है कि वे हर 5वें वर्ष के उपरांत दौरे पर जाएं। इसमें कुछ धार्मिक नियमों का भी उल्लेख किया गया। मतलब राजकीय अधिकारी 5 वर्ष के बाद दौरा करेंगे और साथ ही साथ धार्मिक उल्लेख भी किया गया। चौथा अभिलेख, इसमें भेरी घोष की जगह धर्म घोष की घोषणा की गई है। 5वें अभिलेख में बताया गया है, इसमें धर्म महामात्रों की नियुक्ति की जानकारी मिलती है कि धर्म महामात्र नियुक्त होंगे। इसकी जानकारी 5वें अभिलेख से प्राप्त होती है। अब अगला दिया है शिलालेख नंबर 6, मंत्री परिषद और पुलिसानी और पटिवडकस जैसे अधिकारी, ये जो कि समाचार देने के लिए होते थे, इनकी जानकारी मिलती है। 7वें शिलालेख में जानकारी मिलती है कि जनता के लिए कल्याणकारी कार्यों के साथ धार्मिक सहिष्णुता की बात कहीं न केवल अपने राज्यों में बल्कि चोलों, पांड्यों के पड़ोसी राज्यों और उत्तर पश्चिम में एंटियोकस के लिए भी है। मतलब जो धार्मिक सहिष्णुता है और जो कि कल्याणकारी कार्य है, ये सिर्फ अपने राज्य में ही नहीं होंगे, जो पड़ोसी राज्य है वहां तक भी फैलाए जाए। 8वें अभिलेख में चर्चा किया गया, शाही विहार यात्रा को धम्म यात्रा द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। मतलब जो शाही विहार यात्रा था इसे हटाया गया, किसके द्वारा? धम्म यात्रा के द्वारा। अशोक स्वयं बोध गया में समबोधि गए थे। 9वें अभिलेख में बताया गया, इसमें सच्ची भेंट और सच्चे शिष्टाचार का उल्लेख किया गया है। अभिलेख नंबर 10, इसमें अशोक ने आदेश दिया है कि राजा तथा उच्च अधिकारी हमेशा प्रजा के हित में सोचें। मतलब जो इनका 10वां शिलालेख है, इसमें यह कहा गया है कि राजा और साथ ही साथ जितने उच्च अधिकारी है ये हमेशा प्रजा हित की बात करेंगे। 11वें शिलालेख में वर्णन किया गया, इसमें धम्म की व्याख्या की गई। धम्म क्या चीज है ये बताया गया 11वें शिलालेख में। 12वें शिलालेख में बताया गया, इसमें स्त्री महामात्रों की नियुक्ति एवं सभी प्रकार के विचारों के सम्मान की बात कही गई है। 13वां शिलालेख, इसमें कलिंग युद्ध का वर्णन है जो अशोक के राज्याभिषेक के 9वें वर्ष में होता है। युद्ध के बाद अशोक का हृदय परिवर्तन हो जाता है, ये इसकी बात यहाँ पर बताई गई। इसी में 5 यवन राजाओं के नामों का उल्लेख है जहां उसने धम्म प्रचारक भेजे थे। देखिए जो 5 प्रमुख यवन राजा है वो अंतियोक, तुर्मय, अंतेकिन, मग और अलिक सुंदर, ये 5 राजा थे जिसका उल्लेख 13वें शिलालेख से प्राप्त होता है। और यहीं पर कलिंग युद्ध का भी वर्णन है। तो ये प्रश्न कई बार वनडे एग्जाम में बना हुआ है और पीसीएस एग्जाम में भी बनता है कि कलिंग युद्ध का वर्णन अशोक के किस शिलालेख से प्राप्त होता है? तो 13वें शिलालेख से प्राप्त होता है। शिलालेख नंबर 14 और अंतिम, अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया था। तो ये 14 शिलालेख है जिसमें अशोक ने प्रमुख बातें जो कही थी इसके बारे में हमें जानकारी मिली। अब आगे यहाँ पर दिया अशोक के अभिलेख। अब जितने भी अभिलेख होते हैं इनके खोजकर्ता कौन है और ये किस वर्ष खोजा गया, ये भी महत्वपूर्ण है। देखिए बराबर एवं नागार्जुनी गुफा, इसकी खोज हैरिंगटन ने किया है 1785 में। इलाहाबाद स्तंभ लेख, इसकी खोज बर्ट ने किया है 1834 में। भाब्रू अभिलेख, इसकी खोज कैप्टन बर्ट ने किया है 1840 में। रामपुरवा अभिलेख कार्लाइल ने इसका खोज किया है 1872 में। रूपनाथ लेख,
ये एलिस ने इसकी खोज की है 1872 में। आगे दिया मैसूर के 3 लेख, राइस ने इसकी खोज की है 1891 में। और निगलीवा अब स्तंभ लेख, इसकी खोज फ्यूरर ने किया है 1895 में। रुमिनदेही अभिलेख, इसकी भी खोज फ्यूरर ने किया है 1896 में। आगे दिया सारनाथ का शिलालेख या सारनाथ का अभिलेख, इसकी खोज स्टाइन ने किया है 1905 में। नेक्स्ट दिया मास्की अभिलेख, ये वीडेन के द्वारा खोजा गया 1915 में। और एरगुड़ी लेख, ये अड़ू घोष ने खोजा है 1917 या 16 में। ये सब बिंदु याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पर दिया है 13वें अभिलेख में क्रमशः वर्णित शासक, इनका देश और शासक की पहचान। देखिए अभी स्टार्ट में मैंने बताया कि 13वें शिलालेख में 5 यवन राजाओं का जिक्र किया गया था, यही यहाँ पे 5 का नाम दिया गया और ये किस देश के शासक थे ये बताया गया और इनके शासक की पहचान कैसे की जाती ये भी बताया गया। अंत्योक, ये सीरिया के राजा थे, इनको एंटियोकस नाम से जाना जाता है। तुरमय या फिर तुलमाय, ये मिस्र के राजा थे, इनको टॉलमी फिलाडेल्फस द्वितीय के नाम से जाना जाता है। अंतिकिन, ये मैसेडोनिया या मकदोनिया के राजा थे, जिसको एंटिगोनस गोनाटस के नाम से जाना जाता है। मग या मका, ये एपिरस जो कि वर्तमान में है सीरिया के राजा थे, इनको मगस नाम से जाना जाता है। अलिक सुंदर, ये सीरीन के राजा थे, जिनको कि अलेक्जेंडर का नाम दिया जाता है। तो ये 5 यवन राजा हैं जिनका जिक्र अशोक के 13वें शिलालेख में देखने के लिए मिलता है। आगे दिए अभिलेखों के आधार पर अशोक की उपलब्धियां। अब अभिलेखों से जो जानकारी प्राप्त होती है उसमें अशोक ने कौन कौन सी उपलब्धियां प्राप्त की थी इसके बारे में बताया गया। कलिंग विजय किया था, ये 13वें शिलालेख से पता चलता है, जो कि 8वें वर्ष, पीछे 9वें वर्ष दिया था, तो 8वां 9वां वर्ष दोनों सही हो सकते हैं। देखिए कलिंग का युद्ध एक ऐसा युद्ध होता है जिसमें लाखों व्यक्तियों का नरसंहार होता है, जिसे देख करके अशोक का हृदय परिवर्तित हो जाता है। वो बौद्ध धर्म धारण करते हैं और फिर कभी भी युद्ध न करने का वचन लेते हैं। 10वें वर्ष में समबोधि मतलब बोध गया की यात्रा की और धम्म यात्रा का प्रचलन किया, ये 8वें शिलालेख से इसकी जानकारी मिलती है। 12वें वर्ष धम्म लिपि लिखना मतलब शिलालेख संख्या 4 और शिलालेख संख्या 6 से इसके बारे में पता चलता है। आजीविकों को 2 गुफा दिया, गुहालेख युक्त राजुक प्रादेशिक को प्रादेशिक दौरों पर भेजा, शिलालेख संख्या 3 से पता चलता है। देखिए इन सब में ना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है 13वां शिलालेख, इसे जरूर याद रखिएगा। 13वें वर्ष धर्म महामात्र की नियुक्ति की, ये 5वें शिलालेख से इसकी जानकारी मिलती है। 14वें वर्ष कनक मुनि स्तूप का आकार वर्धन किया, ये निगलीवा लेख से इसकी जानकारी मिलती है। और आगे बढ़ेंगे दोस्तों, यहाँ पर दिया 19वें वर्ष आजीविकों को 3री गुफा दान दिया, ये गुहा लेख से पता चलता है। 20वें वर्ष लुम्बिनी ग्राम यात्रा की, जिसकी जानकारी मिलती है रुमिनदेही लेख से। कनक मुनि स्तूप की पूजा निगलीवा लेख से पता चलता है। आगे दिया यहाँ स्तंभ लेख की स्थापना करवाई। 26वें वर्ष धर्मानुशासन के नियमों से संबंधित प्रथम 6 स्तंभ लेखों को लिखवाया, रज्जुकों को न्यायिक अधिकार दिया, जीव वध निषेध करना। इन सब की पता कहाँ पे से चलता है, देखिए स्तंभ लेख से पता चलता है। 27वें वर्ष धर्म वृद्धि कार्यों में पर्यवेक्षणों से संबंधित स्तंभ लेखों का आलेखन किया गया। अब यहाँ पर देखिए और आगे दिया गया, ये दिया गया शिलालेख जिसे कि लघु शिलालेख कहते हैं, में अशोक के व्यक्तिगत जीवन की जानकारी मिलती है। देखिए अब यहाँ पे कुछ लघु शिलालेख हैं, ये कहाँ पर मिला इसके बारे में बताया गया। रूपनाथ लघु शिलालेख, ये मध्य प्रदेश के जबलपुर जिला से प्राप्त किया गया। गुर्जरा लघु शिलालेख मध्य प्रदेश के दतिया जिले से प्राप्त किया गया। सहसाराम शिलालेख, ये बिहार के शाहबाद से प्राप्त हुए। भाबरू, ये जिसे कि बैराट भी कहते हैं, ये जयपुर जिला, ये राजस्थान से प्राप्त हुआ है। मास्की, ये कर्नाटक के रायचूर जिले से प्राप्त किया गया। और आगे बढ़ेंगे दोस्तों, यहाँ पर देखिए दिया ब्रह्मगिरी प्राप्त हुआ मैसूर के चित्रदुर्ग जिले से। सिद्धपुर कर्नाटक से प्राप्त हुए। जटिंग रामेश्वर, ये कर्नाटक से प्राप्त हुए। आगे दिया एरगुड़ी, ये आंध्र प्रदेश के कर्नूल जिले में प्राप्त हुए। गोवीमठ मैसूर के कोपबल में ये प्राप्त हुए। पालकी गुंडू, ये कर्नाटक से प्राप्त हुए। जालुमंडगिरी, ये आंध्र प्रदेश के कर्नूल जिले से प्राप्त हुए। अहरौरा उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले से प्राप्त हुए। सारोमारू, ये शहडोल मध्य प्रदेश से प्राप्त हुए। नेतुर, ये मैसूर से मिला है। उडेगोलन, ये वेल्लारी कर्नाटक से प्राप्त हुए। पनगुडरिया सीहोर मध्य प्रदेश से प्राप्त हुए। आगे यहाँ पर दिया गया सन्नाती, जो कि गुलबर्गा कर्नाटक से प्राप्त हुआ है। अब यहाँ पर दिया है मौर्योत्तर काल। मौर्योत्तर काल का मतलब है मौर्य वंश के पतन के पश्चात जो काल चले उन्हें मौर्योत्तर काल कहा गया। देखिए मौर्य वंश का जो अंतिम शासक होता है इसका भी नाम आपको याद रखना चाहिए, बृहद्रथ, है ना। बृहद्रथ ये मौर्य वंश के अंतिम शासक होते हैं। इनकी हत्या करते हैं इनके सेनापति पुष्यमित्र शुंग, ये भी नाम याद रखिएगा, पुष्यमित्र शुंग।
ये इनकी हत्या करते हैं। देखिए, मौर्य वंश के बाद शुंग वंश की स्थापना होती है, जिसमें 3 शासक शासन करते हैं। पुष्यमित्र शुंग सबसे प्रभावी होते हैं, उसके बाद शासक उतने प्रभावी नहीं होते। इसके बाद कण्व वंश की स्थापना होती है, जिसमें 4 शासक होते हैं, कोई विशेष प्रभावी शासन नहीं होते। लेकिन इनके बाद मौर्य काल के बाद गुप्त काल की स्थापना होती है, गुप्त वंश चलता है जो काफी प्रभावी होता है। तो इसके आगे की क्लास दोस्तों हम लोग अगली क्लास में बढ़ाएंगे। ये क्लास छोटा इसलिए रखा जाता है ताकि आप आसानी से चीज़ों को समझ पाएं और आपको कोई दिक्कत ना हो, उबन ना महसूस हो। अगर आप पीसीएस की कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं तो इन दिए गए नंबर्स पे आप कॉल या व्हाट्सएप करके टीम के पेड कोर्स से जुड़ने की प्रक्रिया समझ सकते हैं दोस्तों। इसके अतिरिक्त प्ले स्टोर से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एप्लीकेशन इंस्टॉल करना ना भूलेगा। एप्लीकेशन के माध्यम से अगर आप किसी भी कोर्स को परचेस करते हो और वहाँ पर कोड अप्लाई करते हैं ज्ञान सर, जिसमें कि सभी लेटर्स इस्तेमाल होंगे और कोई भी स्पेस नहीं होगा, तो आपको अप टू 50% तक डिस्काउंट देखने के लिए मिल सकता है। ये ऑफर लिमिटेड टाइम के लिए, तो जल्द से जल्द आप जिस भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसका कोर्स परचेस कीजिए ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त कर सकें। और अगर आप यूपी पुलिस कांस्टेबल की कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं, उसकी स्टडी मटेरियल को प्राप्त करना चाहते हैं, तो ज्ञान सर एजुकेशन एप्लीकेशन या प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हैं। ज्ञान सर एजुकेशन, जहां पर आपको यूपी पुलिस कांस्टेबल या फिर किसी अन्य वनडे एग्जाम की कंप्लीट कोर्स मात्र 100 रुपये में मिल जाएगी। और अगर आप टेस्ट सीरीज परचेस करना चाहते हैं तो इसका दाम है मात्र 50 रुपये। तो आप जरूर इंस्टॉल कीजिएगा ज्ञान सर एजुकेशन एप्लीकेशन और स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज एप्लीकेशन। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।